दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महान चित्रकार रैफल सेंजू के बारे में। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने उनके व्यक्तित्व के बारे में उनके काम के बारे में चर्चा शुरू की थी। और उनके काम के बारे में अगर हम बात करें तो उनका समूह संयोजन, जो कंपोजिशन जो बनाते थे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट उनकी जो एक क्वालिटी थी वो थी ग्रुप कंपोजिशन। ग्रुप्स जो कंपोज करते थे उसमें स्पेस की बहुत वैल्यू होती थी और स्पेस का इस तरह से इस्तेमाल करते थे कि जो चित्र में हमें जो प्रमुख विषय है वह भी प्रमुखता से दिखाई देता था। इसके अतिरिक्त जो एम्प्टी स्पेस है या नेगेटिव स्पेस है उसका भी वो बहुत खूबी से उपयोग करते थे। इसके अलावा जो डेप्थ है पेंटिंग के अंदर, जो लीनियर पर्सपेक्टिव है, जो एरियल पर्सपेक्टिव है, उसको भी उन्होंने बहुत प्रमुखता से इस्तेमाल किया और बिल्डिंग्स का, नेचर का, उसका अपने कंपोजिशन में बहुत सुंदरता से प्रयोग किया। और इन चीज़ों का इस्तेमाल माइकल एंजेलो भी अपने चित्रों में कर चुके थे, जैसा कि हमने उनके चित्रों को देखा। और इसके अलावा लियोनार्डो दा विंची ने भी अपने चित्रों में जो बैकग्राउंड में जो दरवाज़ों का, धन्यों का प्रयोग करके इस डिस्टेंस दिखाने की कोशिश की। तो ये वैसा समय था जब हम जो ये तीनों कलाकार एक कुछ ना कुछ ऐसा नया कर रहे थे जिससे संयोजन में एक नई बात आ रही थी। और आज हम बात करेंगे रैफल सेंजू के दूसरे प्रमुख विषय या उनकी क्वालिटी के बारे में। वो थी मैडोना चित्रण। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे मैडोना विद चाइल्ड, मैडोना विद गोल्डफिंच और सिस्टीन मैडोनास और एनसीडी मैडोनास, ऐसे अलग अलग नाम से बहुत सारी मैडोना एंड चाइल्ड के चित्र बनाए। और आज उनके अगर हम चित्रों की बात करते हैं तो मैडोना एंड चाइल्ड बहुत प्रमुख विषय है। और ये इन्होंने जब अम्ब्रिया थे, अम्ब्रिया के बाद फ्लोरेंस में भी आए, तब तक इन्होंने बहुत सारे मैडोनास को पेंट किया। तो हम बात करते हैं इनके प्रमुख विषय मैडोना एंड चाइल्ड के बारे में। उससे पहले हम बात करेंगे एक और प्रमुख चित्र, सेंट जॉर्ज एंड द ड्रैगन। और ये छोटा काम है, 29 बाई 21 सेंटीमीटर का है। और इसके अंदर सेंट जॉन को ड्रैगन का शिकार करते हुए दिखाया गया है। इसका अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो एक गति है, गति के साथ साथ गति दिखाई दे रही है चित्र में। और जो ड्रैगन है वो भी एक काल्पनिकता के साथ एक भय का भी वातावरण पैदा कर रहा है। और प्रकृति पीछे दिखाई हुई है। प्रकृति के अलावा पीछे एक स्त्री का भी इन्होंने, जो इस घटना से संबंधित कोई कहानी को संदर्भित करता है, उसका चित्रण किया है। और इस तरह के चित्रण पहले के अगर हम बात करें तो इस तरह के चित्रण इसके अंदर गति भी दिखाई दे, स्वाभाविकता भी दिखाई दे, प्रकृति भी दिखाई दे और एक नाटकीयता भी एक अलग रूप में सामान्य जनजीवन के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे। ये इस तरह का चित्रण नहीं होता था। तो ये जो है ड्रैगन, सेंट जॉन एंड द ड्रैगन, एक छोटा काम है इसके बारे में। अब ये हम बात कर रहे हैं जो अन्य जो चित्रों में मैडोना की बात। तो ये मैडोना ऑफ द पिंक्स, ये भी 1506 से 7, जैसा हमने पहले बात की थी कि जो 1500 से 1504 तक का जो पीरियड था वो अम्ब्रियन पीरियड था। और 1504 से 1508 तक का जो पीरियड था वो फ्लोरेंटाइन पीरियड था। तो ये उस फ्लोरेंटाइन पीरियड की ही पेंटिंग है, और जिसमें मदर मैरी और बच्चे के रूप में क्राइस्ट को बनाया गया है। और क्राइस्ट, इनकी जो मदर एंड चाइल्ड या मैडोना एंड चाइल्ड या मैडोना एंड क्राइस्ट, मदर मैरी क्राइस्ट के साथ ये जो विषय है, इसके अंदर इन्होंने बड़ी स्वाभाविकता से माँ और शिशु को
माँ और बच्चे का प्रेम, माँ और बेटे का प्रेम दिखाया है, जो कि इनकी जो माइथोलॉजिकल कहानियाँ हैं उससे जुड़ी हुई स्टोरीज़ हैं, और इसके साथ साथ उनको मानवीय रूप में, बड़े साधारण ही रूप में दिखाया है। साथ के साथ कहीं ना कहीं वो दिव्यता भी दिखाई है। और अब जैसे इसमें पीछे खिड़की दिखाई है, खिड़की से जैसा कि वहाँ प्राकृतिक दृश्य का ये उपयोग करने लगे थे, और कहीं ना कहीं ये हमें लियोनार्डो दा विंची के मोनालिसा की भी याद दिलाता है। मोनालिसा भी जो पेंट हुई थी वो झरोखे में बैठा के मोनालिसा को पेंट किया था, और पीछे का जो दृश्य था वो प्राकृतिक दृश्य बनाया गया था। तो ये जैसा मैं पूर्व में कह चुका हूँ कि माइकलएंजेलो और लियोनार्डो दोनों से प्रभावित थे। और ये इसमें क्राइस्ट जो है बच्चे के रूप में है, और जो हाथ में जो डायंथस नाम का फ्लावर है, जिसको फ्लावर ऑफ गॉड भी कहा जाता है, और ये भी इनकी माइथोलॉजी स्टोरी से जुड़ा हुआ है। वो उससे खेल रहे हैं, और मदर मैरी, माँ मैरी जो उनको निहार रही हैं और देख रही हैं। और साथ के साथ हमें जो क्राइस्ट के चेहरे पे भी कहीं ना कहीं बच्चे होते हुए भी दिव्यता का भाव नज़र आता है। उनकी आँखों में वो एक दर्शन, एक दिव्यता, एक बच्चे होते हुए भी एक गंभीरता नज़र आती है। और इसके अलावा माँ बेटे के प्रेम के रूप में ज़्यादातर जो इस पीरियड के जो भी मदर एंड चाइल्ड के चित्र बने हैं, जो भी इन्होंने मैडोना एंड चाइल्ड बनाया है, उसके अंदर जो है पिरामिड शेप कंपोजिशन को यूज़ किया है, जो कि माइकलएंजेलो और लियोनार्डो दोनों ने उपयोग किया है। और इसके साथ साथ जो रंगों का प्रयोग, जैसे अब इसमें ब्लू कलर के साथ साथ येलो कलर का इनका गारमेंट कपड़ों को बनाया है, जो कि पृष्ठभूमि में भी वही कलर्स कहीं ना कहीं अलग टोन्स में रिपीट हो रहे हैं। तो अगर हम कंपोजिशन के टेक्निकल पॉइंट व्यू की दृष्टि से देखें तो इन्होंने कलर की इस रूप में बैलेंस की है। इसके साथ ही जो फ्लैश टिंट है, जो चेहरे और शरीर के जो मास्क के जो रंगों की जो टिंट होती है, उसको भी बिल्कुल स्वाभाविक रूप में, बिल्कुल नेचुरल तरीके से इन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। तो अपने जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इन्होंने बिल्कुल ह्यूमन लेवल पे लाके पेंट किया है, परंतु साथ ही साथ जो उनकी माइथोलॉजिकल हिस्ट्री है या स्टोरी है, और उनके चेहरे पे वह भाव भी साथ के साथ ये दर्शाते रहे। बहुत ही खूबसूरत, ये पूरी मैडोना सीरीज़ के नाम ये जाने जाते हैं, इनकी कृति के रूप में जाने जाते हैं मैडोना सीरीज़ को पेंट करने के लिए। और ये 1506 से 7 का ये चित्र है। और बैकग्राउंड में जैसा खिड़की भी बनाई है, पर्दा भी बनाया है, और पीछे इसके मैडोना की आकृति को उभारने के लिए जो दीवार है उसको गहरे रंग में पेंट किया है, जिससे जो मानवीय आकृति है उभर कर रही है। और लाइट एंड शेड जो कॉन्टोर का यूज़ किया है, क्यूरोस्कारा का यूज़ किया है, जिससे जो लाइट एंड शेड है उसके अंदर कंट्रास्ट, एकदम से लाइन की फीलिंग नहीं आती, और वो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में कहीं ना कहीं मर्ज होता हुआ नज़र आता है। और ये इसके अंदर जो जैसा कि बताया कि डायंथस नाम का फ्लावर है, जिसको फ्लावर ऑफ गॉड कहते हैं, वो क्राइस्ट के हाथ में भी है, साथ ही साथ मदर मैरी के दूसरे हाथ में भी वो है। और क्राइस्ट ने एक हाथ से तो डायंथस फ्लावर को पकड़ रखा है, और दूसरे हाथ से मदर मैरी के उंगलियों को बड़ी सहजता से, बड़ी कोमलता से पकड़ रखा है। अगर हम क्राइस्ट के बॉडी पोस्चर की बात करें तो बच्चे होते हुए भी उनके अंदर वह दिव्यता नज़र आती है, उनके पोस्चर में, बॉडी पोस्चर में वो भाव नज़र आता है, जिससे वो प्रदर्शित हो कि वो क्राइस्ट हैं, और उनको ये भान है कि वो क्राइस्ट हैं, और उनको जीवन में एक बड़े उद्देश्य के लिए आए हैं। तो ये हमने बात की रैफेल सेंजियो के
मदर एंड चाइल्ड सीरीज से संबंधित एक प्रमुख चित्र की, जिसका नाम है मैडोना ऑफ द पिंक्स। और आगे के लेक्चर में मैं एक एक करके इसी सीरीज़ के और चित्रों को भी डिस्क्राइब करूँगा। और अगर हम इसको एक सीरीज़ के रूप में एक ही बार में देख जाएंगे तो हम पेंटिंग को किस रूप में डिस्क्राइब कर रहे हैं या उसकी डिटेलिंग्स को किस रूप में हमें देखना चाहिए, उन चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो हम इसकी डिटेलिंग भी देखेंगे, इसके इतिहास से भी जुड़ेंगे और इसकी बारीकियों से भी जुड़ेंगे। एक चित्र को दो से अधिक तरीकों से देखा जा सकता है। एक तो उसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक उससे जुड़ी कहानी को हम दृष्टांत के रूप में दिखाते हुए उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चित्रों को देखने का नज़रिया भी हम में आएगा और हम इतिहास से जुड़ी बातों को भी समझ पाएंगे। साथ ही साथ कलाकार ने उस समय चल रहे जो उस पीरियड में जो अन्य कलाकार थे उनसे क्या चीज़ सीखी, क्या परिवर्तन आया। जैसा कि पेरुजिनो जो उनके गुरु थे, तो उनके चित्रों में से उन्होंने प्रकृति को लिया। पेरुजिनो भी प्रकृति को बहुत अच्छे तरीके से पेंट करते थे। लियोनार्डो ने जो मानवीय अंकन में जो सौम्यता दिखाई, वो भी चीज़ उन्होंने ली है। इसके अलावा जो डेप्थ जो नज़र आती है माइकलएंजेलो के चित्रों में और लियोनार्डो के चित्रों में, डेप्थ भी नज़र आती है। तो ग्रेजुअल लेवल पे इनका विकास हुआ रैफेल सेंजियो का, और ये इनके फ्लोरेंटाइन पीरियड के कुछ चित्रों में से एक है। और आगे के लेक्चर में हम इनके और चित्रों के बारे में बात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अब पढ़ाई भी साथ में करते रहें और अपने दूसरों का ख्याल रखें। धन्यवाद।